हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट पीरियड में मैंने एमसीक्यू करवाए थे आपको, 30 एमसीक्यू करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हो गए ये सब। हाँ, ऐसा है कुछ दो तीन टाइम आए हैं, ऐसे प्रैक्टिस करवाई है मैंने, पर ये एमसीक्यू होगा तो सही आपके पेपर में। गेट इट। आज मैं दूसरा थोड़ा प्रैक्टिस करवाता हूँ, गेट इट, थोड़ा और प्रैक्टिस करवाता हूँ न्यू पेज पे लिखने का। कल का आपने जो लिखा है ना, गेट इट, वो जो 2 पेज भरे होंगे आपने, अब न्यू पेज पे फिर से लिखने का। ऐसे लिखना क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क इन द एमएसयू टेस्ट पार्ट 2, ऐसे लिखने का। ऐसा पूरा ऐसा करके लिख देने का। देखो ऐसा आपको लिख देने का अंदर न्यू पेज पे। ये याद रखना हो, हर बार 10 बार 15 लिखी का कंजूसाई मत करना, छोड़ देना ब्लैंक रह गया हो तो। आधा पेज ऐसा है तो भी छोड़ देना, ऐसा तो साल के अंत में आपको 10 पेज में दे दूंगा बस, पर कंजूसाई मत करो। गेट इट। एक चोपड़ो आपी दीश तमने बस, पर तमे कंजूसाई ना करो। न्यू पेज के ऊपर लिखो, एकदम टॉप पे लिखने का, ऐसा नीचे नीचे नहीं, एकदम टॉप पे लिखो बड़े हैंड राइटिंग से, ब्लैक पेन से लिखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क इन द एमएस यूनिवर्सिटी टेस्ट पार्ट 2। गेट इट। ऐसा है। ये शुरू करने से पहले मैं क्या 2-4 आइटम एक बता देता हूं आपको। गेट इट। इधर ही बता दूं तो यहां लिखूं, ऐसा चलेगा ना? ऐसा है, 2-4 शॉर्ट फॉर्म है, आपको इसके नीचे लिखने का शुरू कर देने का। ऐसे करके डैश करके। गेट इट। शॉर्ट फॉर्म है 2-4, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। GAAP, गैप, ये पहला, ये जो लिखते हैं ना इसके नीचे लिखने का आपको, GAAP, गैप, ऐसा गैप होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एक्सेप्टेड, generally accepted accounting principles, generally accepted accounting principles। क्या है? दिखते हैं अंदर बराबर? generally accepted accounting principles, generally accepted accounting principles। Get it? तो उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको गैप बोलते हैं, GAAP, गैप। गेट इट। एक दूसरा शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं AS लिखा होता है तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS लिखा है ना तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गेट इट। ASB लिखा हुआ है ना, ASB, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, BOARD, बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसको ऐसे बोलते हैं। गेट इट। एक दूसरा शॉर्ट फॉर्म बोलता हूं AICPA, AICPA। गेट इट। ये भी बहुत अच्छा है, AICPA। गेट इट। ऐसा होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट के अकाउंटेंट अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। गेट इट। ये अमेरिकन की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है, जैसे हमारे यहाँ CA है ना, CA। गेट इट।
जैसे हम लिखते हैं ना ACAI, ऐसे लिखते हैं CA इंडिया का, ऐसे होता है इसका लॉन्ग फॉर्म, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऐसे हम लिखते हैं ना ICAI, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, गेट इट। तो I इंस्टीट्यूशन चार्टर्ड अकाउंटेंट का CA ऑफ इंडिया, ICAI। वैसे अमेरिका में है AICPA। जैसे हमारे देश में ऐसा है CA का बहुत वैल्यू है ना, तो अमेरिका में CA का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ CPA का वैल्यू है, CPA। ये जो ना CPA लिखा है वो वैल्यू है, CPA। वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ऐसा उसकी बहुत वैल्यू है। अभी तो इंडिया में भी इसकी बहुत डिमांड हो गई है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी बहुत इंडिया में आई है, तो उनके लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपॉइंट करता है और CPA को भी अपॉइंट करना पड़ता है। CA का सैलरी कंपनी के अंदर 40,000 से लेकर लाख, 1.25 लाख तक का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। CPA का सैलरी 1.5 लाख से शुरू होता है। आप भी कर सकते हो बीकॉम के बाद, आप भी कर सकते हो बीकॉम के बाद। आपको मैं कंसल्टेंसी करवाऊंगा उसका भी, व्हेन यू आर इन TY बीकॉम, तब बोलेंगे, गेट इट। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। पर ये इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में MCQ में ये भी पूछते हैं। MCQ चालू करने से पहले मैंने ये समझाया। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS ऐसे है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जो बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे वर्ल्ड में दिखने के होते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो उसको ये रूल्स फॉलो करना पड़ता है, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, गेट इट। तो ये उसको फॉलो करना पड़ता है। इंटरनेशनल AL, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखो मैंने 5 शॉर्ट फॉर्म आपको, ये 6 शॉर्ट फॉर्म आपको लिखा है, 5 लिखा है, 2, 2, 4, 2, 6 लिखा है। गैप, GAAP, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ASB उसका मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, गेट इट। AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ICAI, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये शॉर्ट फॉर्म अकाउंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बार बार आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा IFRS, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये 5 आइटम आप जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखो, ये 5 आइटम, गेट इट। दिखता है बोर्ड पे अच्छी तरह से। अभी मैं MCQ चालू करूं, आज फिर से 25-30 MCQ करने हैं आपको। पहला MCQ आज का, ₹10,000 पेड एज ए वेजेस फॉर इरेक्शन એટલે ગોઠવવું, શુડ બી ડેબિટેડ ટુ। ઇરેક્શન એટલે મશીનને ગોઠવીએ ને, આપણે મશીન ખરીદ્યા પછી એને ગોઠવવું પડે, ઇન્સ્ટોલેશન કરવું પડે ને, ઇરેક્શન પણ કહેવાય। ઇરેક્શન એટલે ગોઠવવું, ઇન્સ્ટોલેશન પણ કહેવાય। ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એ ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જીસ ઓફ મશીન, મશીનનો ગોઠવણી ખર્ચ। 10,000 પેડ એઝ એ વેજીસ ફોર ગોઠવણી ખર્ચ ઓફ ધ મશીનરી શુડ બી ડેબિટેડ ટુ। યાદ છે ને 11મા ધોરણનો રૂલ્સ?
મશીનરી ખરીદી એની પાછળ થયેલો ખર્ચો મશીનરી એકાઉન્ટ ડેબિટ થાય, વેજીસ એકાઉન્ટ ડેબિટ ના થાય. इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी, इरेक्शन ऑफ द मशीनरी आर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, नॉट टू वेजिस अकाउंट. वो वेजिस अकाउंट में नहीं लिखते हैं. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? मशीन अकाउंट डेबिट होगा, वेजिस अकाउंट नहीं. अच्छा तो क्या डेबिट करेंगे? मशीन अकाउंट को. एक मार्क का एमसीक्यू याद है ने फंडामेंटल रूल्स. कोईपण मिलकत खरीदे एनी पाछळ थयेलो खर्चो जे ते मिलकत खाते उधरवामां आवे छे, खर्च खाते नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैंने मकान परचेज किया तो उसका दस्तावेज का खर्चा होता है ना, तो दस्तावेज खर्च डॉक्यूमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ही डेबिट होगा. मैं प्लांट एंड मशीनरी परचेज करता हूँ, उसको लाने का खर्चा होता है, उसको इंस्टॉलेशन करने का खर्चा होता है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, मशीन अकाउंट डेबिट होगा. एवरीबडी गेट इट? देखो आगे नेक्स्ट. ए फर्म रिसीव 2500 फ्रॉम सतीश whose account previously written off as a bad debt. બેડ ડેપ એટલે ઘાલખત. સતીશ પાસેથી 2500 રૂપિયા મળ્યા, જે પહેલાં ઘાલખત થઈ હતી તે આપણે માંડી વાળેલા. બેડ ડેપ કરી કાઢેલી, બેડ ડેપ થઈ ગયું હતું, એની પાસેથી 2500 રૂપિયા પાછા આવ્યા. ડૂબેલા પૈસા પાછા આવ્યા, એને કહેવાય બેડ ડેપ રિકવર. શું થયું? ડૂબેલા પૈસા પાછા આવ્યા, આપણી ઇન્કમ કહેવાય એને. ગેટ ઇટ? ધ એમાઉન્ટ રિસીવ્ડ વિલ બી ક્રેડિટેડ ટુ કયા ખાતે જમા થશે? ઘાલખાદ પરત એકાઉન્ટ, બેડ ડેપ રિકવર્ડ એકાઉન્ટ. કયું એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થાય? બેડ ડેપ રિકવર્ડ. આપણી ઇન્કમ થઈ ગયા, ઇન્કમ ક્રેડિટેડ. ડૂબેલા પૈસા પાછા આવ્યા, બેડ ડેપ રિકવર્ડ. ફરીથી વાંચો. ફર્મ રિસીવ 2500 ફ્રોમ સતીશ હુઝ એકાઉન્ટ વોઝ પ્રીવિયસલી રિટર્ન ઓફ, માંડી વાળેલા. રિટર્ન ઓફ એટલે માંડી વાળ્યા, એઝ એ બેડ ડેપ માંડી વાળ્યા હતા. હવે પૈસા પાછા આવ્યા, डूबेला पैसा पाछा गया, बेड डेप थे गया वापस मिले. पहले बेड डेप हुआ था, वो पैसे वापस मिलते हैं. तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सॉरी, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? बेड डेप रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज इट इज ए इनकम. एनी क्वेश्चन? ऐसे एग्जाम एक एक मार्क का सब है ये. तीसरा, आशीष ए मैनेजर इज एंटाइटल कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन. याद करो, कल ही ये पॉइंट आया था, आफ्टर चार्जिंग कमीशन. इफ नेट प्रॉफिट इज 1,10,000 देन कमीशन, तो ऐसा देखो, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 इंटू 10/110. आफ्टर चार्जिंग है तो अपन 110 लिखना है, 10,000 रुपया. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन? ऐसे नीचे वर्किंग कर देना हो, आप जब सोल्व करते हो ना तो साथ में वर्किंग भी लिख देने का आपको. गेट इट? आपके बेटरमेंट के लिए है ये. जब एग्जाम आएगी तब बहुत फायदेमंद है. तब मैं बोलूँगा मैंने एमसीक्यू करवाया था, और मेरा याद रखना, ये करवाया 2 पार्ट 1 पार्ट 2. कुछ दिनों के बाद पार्ट 3 करवा दूंगा. बस इतना ही करके जाने का, 30 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया. मिड सेम की एग्जाम की तैयारी करवा दी मैंने आपको. पर ये वर्किंग लिख के रखो. लिखा सबने? डू नॉट बिकम आलसी. आलसी मत बनो, लेजी मत बनो. डू नॉट बिकम लेजी. गेट इट? वो थोड़ा स्फूर्ति रखो शरीर में. गेट इट? ओके, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं. चौथे नंबर का एमसीक्यू, ये भी अच्छा है. ये अमाउंट सेट एसाइड टू मीट प्रोबेबल लॉसेस ऑन द अकाउंट ऑफ बेड डेप इज नोन एज ए. ભવિષ્યમાં બેડ ડેપ થવાની છે એના માટે પૈસા બાજુ પર કાઢીએ એને શું કહેવાય? પ્રોવિઝન ફોર બેડ ડેપ. જોગવાઈ. એને શું કહેવાય? જોગવાઈ. પ્રોવિઝન ફોર બેડ ડેપ. તો કયું આવશે આમાં? પ્રોવિઝન. ઇઝ એ પ્રોવિઝન. ભવિષ્યમાં આપણને લોસ જવાનું છે એના માટેની જોગવાઈ. જોગવાઈ એટલે પ્રોવિઝન. પ્રોવિઝન એટલે જોગવાઈ. જોગવાઈ બરાબર. રિઝર્વ એટલે અનામત. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? બેડ ડેપ માટેની જોગવાઈ કરીએ છીએ. પ્રોવિઝન ફોર બેડ ડેપ. गेट इट? 5वें नंबर का रीड केयरफुली. घसारो तमने गणता आवड़े छे ने ए पॉइंट है. डेप्रिसिएशन का पॉइंट है ये. डेप्रिसिएशन का. एंड असेट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 10% पर एनम. पीए लिखा है ने, पर एनम. ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, घटती जती बाकी पद्धति.
घटती जती बाकी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, घटती जती बाकी पद्धति. If book value of asset on 1st April 14 is 45,000, the annual depreciation for the year 15-16 એના પછીના વર્ષે ડેપ્રિસિએશન કેટલું હશે? 14-15 નું નથી પૂછ્યું, ક્યારનું પૂછ્યું? 15-16 નું. વિલ બી ખાલી જગ્યા. અચ્છા, જો આ પહેલાં બેલેન્સ આપ્યું છે તમને, બેલેન્સ આપી છે બેલેન્સ ઓફ મશીન. કઈ તારીખનું છે? 1st April 14, 45,000 લેસ ડેપ્રિસિએશન, ડીઈપી એન કરી નાખ્યું, ડેપ્રિસિએશન શોર્ટમાં લખ્યું 10%. આ ક્યારનું કહેવાય? 14-15નું, પહેલા વર્ષનું. 14-15નું 4,500, તો બાકી વધી 40,500. પણ તમને ડેપ્રિસિએશન ક્યારનું કરવાનું છે? 15-16નું. લેસ ડેપ્રિસિએશન 10%. આ 15-16નું કેટલું આવશે આપણને એવું પૂછ્યું છે. આના 10%, 4,050. બાકી કાઢવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે અહીંયા જવાબ મળી ગયો આપણો. તો 15-16માં ડેપ્રિસિએશન કેટલું આવશે? 4,050. એ આન્સર. ગેટ માય પોઈન્ટ? વન્સ અગેન, એન અસેટ સબ્જેક્ટ ટુ ડેપ્રિસિએશન 10% પર એનમ ઓન રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ, ઘટતી જતી બાકી. ઘટતી જતી બાકીમાં શું કરો છો તમે? જે બેલેન્સ હોય એના પર ડેપ્રિસિએશન ગણીએ છીએ. રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ, બેલેન્સ ઘટતું જાય એમ બાકી એના પર ડેપ્રિસિએશન ગણીએ. બુક વેલ્યુ ઓફ અસેટ ઓન 1st April 14 ઇઝ 45,000. ધ એન્યુઅલ ડેપ્રિસિએશન ફોર 15-16 વિલ બી, તમે લખ્યું ઓપનિંગ બેલેન્સ 1st April 14નું છે 45,000, डेप्रिसिएशन 10%, 14-15 का 10% यानी 4,500, बैलेंस ये बचा. नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10%, 15-16 का 4,050. एक मार्क का एमसीक्यू, बहुत अच्छी तरह से मार्क देते ये लोग. देखो नेक्स्ट वन, छठे नंबर का, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. The net profit of the firm is 5,000. Interest on capital and interest on drawing 5,000 and 2,500 respectively. The share in divisible profit of X and Y will be amount खाली जगह and खाली जगह. देखो फिर से देखो, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नेट प्रॉफिट है 5,000, 5,000 प्रॉफिट हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली है. तो इसमें मैं क्या करता हूँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊँ छू, नफा नुकसान फाड़वणी खातू. याद है ना आपको, नफा नुकसान फाड़वणी खातू. ये डेबिट, ये क्रेडिट, छोटा बना देता हूँ आपकी समझ के लिए. क्रेडिट साइड पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना हुआ है? 5,000. देखो ये 5,000 लिखा है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आएगा, पता है ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना है? 5,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड पे INT लिख्યું છે, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,500. टोटल ये 7,500 हुआ. टोटल 7,500. अच्छा, तो डिविजिबल प्रॉफिट કેટલો આવ્યો? વેચણી પાત્ર નફો ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ કેટલો છે? 1,500 રૂપિયા. અચ્છા, કયા રેશિયોમાં વેચવાનો છે? 3:2માં, 3:2માં. ગેટ ઇટ. તો પહેલાંને કેટલા મળશે? એક્સને 900 રૂપિયા મળશે અને વાયને કેટલા મળશે? 600 रुपीज़. मिलेगा 1,500 रुपया और वाई को कितना मिलेगा? 1,000 रुपीज़. 25 रुपया 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करवाना है. ये आपने नफा नुकसान फाळवणी खातुं खबर है तमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लिखा 5,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आता है ना, આપણો ખર્ચું છે એટલા માટે. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम क्रेडिट साइड पे. टोटल 7,500 અહીંયા મૂક્યું. डिफरेंस प्रॉफिट वेचनी पात्र नफो 2,500, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में. तो पहले में 1,500, दूसरे में 1,000. अच्छा, तो कौन सा आंसर आएगा? बी. एनी क्वेश्चन? Which of the following is a final stage of accounting cycle? अकाउंटिंग साइकिल के 4 स्टेज है. कौन से 4 स्टेज है बताओ?
पहला स्टेज जर्नल एंट्रीज और सब्सिडरी बुक, दूसरा स्टेज लेजर बुक, तीसरा स्टेज ट्रायल बैलेंस, चौथा स्टेज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अच्छा, तो चौथा स्टेज में क्या आएगा बताओ? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। कल ऐसा क्वेश्चन आया था, याद है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है कल ऐसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को टिक किया था आपने? एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट वन, ये तो बहुत फेमस है एमसीक्यू। IFRS स्टैंड एज, अभी करवाया था मैंने। देखो ऑप्शन कैसे देते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, सिस्टम नहीं है ये, बराबर से। दूसरा इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, वो भी नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये आएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये उसका मीनिंग है। गेट इट? 1 मार्क का एमसीक्यू, गेट इट? ऐसा होता है। देखो नेक्स्ट, अंकित इज ए पार्टनर इन ए फर्म, विड्रॉ 300 ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे, વર્ષની મહિનાની શરૂઆતમાં જ ઉપાડી લેશે, બિગિનિંગ ઓફ ધ મંથ 300. ઇફ ફર્મ ચાર્જ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ એટ ए रेट ऑफ 14% पर एनम, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रोइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रोइंग कितना होगा? तो देखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हर महीने 300 का ड्रोइंग करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/100। बिगिनिंग में तो कौन सा रूल्स आएगा? 78 का रूल्स आएगा, 78/12 इज इक्वल टू, ऐसे करना है आपको 273 रुपीज़, इसको टिक किया मैंने। एग्जाम में क्या होता है कि आपको रफ पेज देंगे, एमसीक्यू के पेपर में कुछ नहीं लिखने का, वो शीट में एक रफ पेज होगा, वहाँ करके वर्किंग कर लेने का। वो OMR शीट देते हैं, वो राउंडिंग करने का, ऐसा आपको पता ही होगा, वो राउंड सर्कल करते हैं ऐसे। नेक्स्ट वन, 10वें नंबर का एमसीक्यू, देखो क्या लिखा है? AICPA स्टैंडर्ड्स, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आपको ये भविष्य में करना है तो कर सकते हो आप, मैं आपको गाइडेंस दूंगा पूरा। अमेरिका का कोर्स है, उसकी एग्जाम इंडिया में नहीं होती है। आपको एग्जाम देने के लिए या तो दुबई जाना पड़ता है या तो फॉरेन अमेरिका जाना पड़ता है। पढ़ सकते हो यहाँ घर पे, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, वहाँ से डेली लेक्चर आते हैं। यहाँ कंसल्टिंग ऑफिस भी है, उसका कंसल्टिंग का भी वर्क होता है यहाँ पे यानी हमारे क्लास में नहीं, इंडिया में कंसल्टिंग होता है, एजुकेशन नहीं। गेट इट? वो ऑनलाइन पढ़ने का, या तो उसका पेन ड्राइव आता है, उसका जो सीडीज आती है, वीडियोस आते हैं, वो देखने का, यहाँ प्रिपरेशन करने का, उसकी बुक्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम देने के लिए या तो दुबई जाने का या तो अमेरिका। सक्सेस हो गए, जलसा। इंडिया में भी जॉब करोगे तो 1,50,000 सैलरी मिनिमम होगा। और इसमें क्या होता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करते हैं तो सुबह 8-10 बजे जाने का, शाम को, इसमें ऐसा टाइम नहीं होता है। आप मर्जी से 2-3 घंटे का ही जॉब करना है आपको, तो 2 जगह पे भी कर सकते हो, 2 कंपनी में भी जा सकते हो आप जॉब के लिए। तो पगार कैसा हो जाएगा? डबल। गेट इट? आप कर सकते हो ये भी, पर थोड़ा हार्ड है। पहले फंडामेंटल क्लियर करो। अभी FISY TVI में ध्यान दे के आप बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आओ, बाद में ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। चलो, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो देखो क्या लिखा है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड अकाउंटेंट। गेट इट? नेक्स्ट, ये भी मैंने पॉइंट समझाया था लास्ट एक क्वेश्चन में। असेट एक्वायर्ड बाय बिजनेस विथ इंटेंशन टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड द सर्विसेज एंड नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। रीसेल करने के लिए कुछ असेट नहीं खरीदा है। सपोज कि मैंने बोला फर्नीचर परचेज किया है मैंने, तो ये रीसेल के लिए किया है? नहीं, यूज करने के लिए। कोई भी ऐसी असेट होती है जो यूज करने के लिए आप परचेज करते हो, उसको फिक्स असेट कहते हैं। तो इट इज नोन एज ए फिक्स असेट। आपने कार परचेज किया, बेचने के लिए लिया है? नहीं, यूज करने के लिए, तो कार इज ए फिक्स असेट। मकान लिया तो क्यों लिया? बेचने के लिए लिया? नहीं, यूज करने के लिए, फिक्स असेट। ऐसा। नेक्स्ट,
12वें नंबर का ये भी आपको आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के नन ऑफ देम। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं चुकवेलो पगार इसे पर्सनल अकाउंट पर कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट थे याद है? नेचुरल के बी ठक्कर नेचुरल, आर्टिफिशियल ठक्कर क्लासेस आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो सब टिक कर इसको। नेक्स्ट 13 नंबर का ये भी आपको करा दी। ये जो करवाया ना वही पूछता हूं, ये याद दिला, इट इज वन काइंड ऑफ रिविजन। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, याद है ना? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, देयर आर 2 अप्रोच, याद है ना? एक ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो ट्रेडिशनल अप्रोच में है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच उसमें कैसे होता है? असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, फिर ये तुम्हारा इनकम, एक्सपेंस, 5 भाग हो जाते हैं। गेट इट? असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, ऐसा इक्वेशन याद है? ऐसे कॉलम बनाए थे आपने क्लासिफिकेशन के लिए। तो देखो कितने में होगा डिवाइड? असेट एंड लायबिलिटीज, नो ये रॉन्ग है। असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू એટલે इनकम एंड एक्सपेंस, ये होगा। 5 पार्ट होते हैं उसके। अकाउंटिंग इक्वेशन में 5 पार्ट हो जाते हैं। याद है ना? मैंने 2 इक्वेशन आपको एक्सप्लेन किया था, ऐसे बोला था आपको, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये एक इक्वेशन हुआ, इसमें 3 आइटम आती है। दूसरा एक इक्वेशन ऐसा होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस, डिफरेंस इज ए प्रॉफिट। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस, डिफरेंस इज ए प्रॉफिट। यानी टोटल कितना हुआ? असेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, 5। समझ में आपको? ऐसे मैंने लिखा था, याद हो तो आपको ठीक है, नहीं तो फिर से लिखने का है अभी तो आपको। आगे, द अकाउंटिंग फॉर अनपेड सैलरी एंड एडवांस रिसीप्ट ऑफ द रेंट फॉर एसेटिंग द करेक्ट प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो वो किस में आएगा? मर्केंटाइल सिस्टम में लिखते हैं। कैश सिंगल एंट्री में नहीं होता है, डबल एंट्री में नहीं होता है। ये तो अकाउंटिंग सिस्टम, ये तो सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। देयर आर 2 सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। अकाउंटिंग का 2 सिस्टम है, कैश बेसिस एंड मर्केंटाइल बेसिस। कैश बेसिस में खाली कैश ट्रांजेक्शन है लिखने का, अनपेड नहीं लिखते हैं। याद है ना आपको? एक्चुअल कैश रिसिप्ट क्या रिकॉर्डेड। तो आउटस्टैंडिंग किस में लिखते हैं? मर्केंटाइल सिस्टम में। उसको एक्रूड बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रूड बेसिस। कल ये पॉइंट आया था आपको, देखो 15 नंबर का। Who of the following are not external user? Not external user, यानी यहां सब एक्सटर्नल यूजर ही दिया है, एक नहीं होगा। देखो नीचे देखता हूं, रिसर्चर इज ए एक्सटर्नल यूजर, कस्टमर एंड लेबर यूनियन इज ए एक्सटर्नल यूजर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक इज ए एक्सटर्नल यूजर। ये एक्सटर्नल यूजर नहीं है, ये इंटरनल यूजर है। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, याद है ना? इंटरनल यूजर, इसमें 3 आते हैं। कौन 3? ऑनर, मैनेजर एंड एम्प्लॉय स्टाफ। एक्सटर्नल यूजर में 7 आते हैं, 7 आते हैं। गेट इट? आपको ये पूछा क्वेश्चन नॉट एक्सटर्नल यूजर, तो ये एक्सटर्नल यूजर नहीं है, ये इंटरनल यूजर है। याद है ना? 7 एक्सटर्नल यूजर थे, 3 इंटरनल यूजर। मैंने पहले चार्ट ड्रॉ करवाया था, फिर मैंने ऐसे एक ए बी करके भी लिखा है, ए इंटरनल यूजर, बी एक्सटर्नल यूजर, फिर हर एक का एक्सप्लेनेशन बोला था आपको लिखने का। अच्छा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है? धंधे का ट्रांजेक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। पेड सन्स फ्री फ्रॉम द बिजनेस, धंधे में से लड़के का फीस पेड किया, इज ए ड्रॉइंग, अंगत वपराश में, ये धंधा नो ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ ये, यानी धंधे के ड्रॉइंग बोलते हैं इसको। ब्रॉड फर्नीचर, फर्नीचर परचेस किया धंधे के लिए। पेड सैलरीज टू द एम्प्लॉई, अब ये देखो, पेड सन्स फीस फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट, ये धंधे का ट्रांजेक्शन नहीं है। लड़के का फीस पेड किया, पर कहाँ से पेड किया? पर्सनल अकाउंट में से। पहले में क्या लिखा है? लड़के का फीस पे बिजनेस में से, तो यानी ड्रॉइंग के भाई, सो इट इज ए बिजनेस बुक्स में लिखना पड़ेगा ड्रॉइंग।
ये फर्नीचर परचेस किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री आएगी. पेड द सेलर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री आएगी. पेड सन्स फी फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट, उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगी, वो पर्सनल हो गया. टिक करो. नेक्स्ट, मिस्टर अर्जुन इज ए डॉक्टर, डॉक्टर है बाय प्रोफेशन. He record transaction like revenue, cost, asset, liabilities which are reflected in the books of account. When actual receipt and actual payment are made, वो books of account कैसे लिखता है? Actual cash basis पे. जितना कैश मिलता है उतना ही लिखेगा, जितना कैश मिलता है उतना ही लिखेगा. It means he following, तो कौन से सिस्टम फॉलो करेगा? कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम. ओनली कैश रिसीट एंड कैश पेड. प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेशनल कोई भी, ठक्कर क्लासेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, एडवोकेट, आर्किटेक्ट्स, गेट इट, जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं वो कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं. नेक्स्ट, ये भी अच्छा ट्रांजैक्शन है, ये मैंने समझाया था, ट्रायल बैलेंस वाला ट्रांजैक्शन है. ए ट्रायल बैलेंस ऑफ ए बिजनेस इज अफेक्टेड ड्यू टू ओवरकास्टिंग ऑफ द सेल्स. ચોપડામાં સેલ્સ વધારે, ઓવરકાસ્ટિંગ ઓફ ધ સેલ્સ રિટર્ન, सेल्स रिटर्न तमें વધારે લખી કાઢી છે. डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया है. सेल्स रिटर्न यानी डेबिट बैलेंस, गेट इट. सेल्स का कौन सा होता है? क्रेडिट. सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे आपने ज़्यादा लिखा है, टोटल करते हो डेबिट साइड पे ज़्यादा आता है, तो डिफरेंस आएगा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा. ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस क्या उसे देखो, ये ट्रायल बैलेंस है, अपने डेबिट में ज़्यादा अमाउंट है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट के कॉलम में, यानी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा इसमें. गेट इट. तो देखो क्या होगा, द रेक्टिफिकेशन ट्रीटमेंट विल बी, यानी भूल सुधारणा नोट शू थશે, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा. ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तो हाँ देखो क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न, तो ऐसा नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट. हमें ये देखना था सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, पर दो बार है, तो कौन सा आएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. गेट माई पॉइंट? कैसे हुआ? डिफरेंस क्या ट्रांसफर કરવામાં આવે? સસ્પેન્સ એકાઉન્ટમાં. ગેટ ઇટ. વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ગેપ? GAAP. गप्पा नहीं, हाँ, गैप, GAAP, गैप. कौन सा आएगा? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सी आएगा. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सी आंसर आएगा. नेक्स्ट, ये मजा आएगी आपको, थोड़ा मजा आएगा, जैसे तो आप इंटेलिजेंट हो. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन गिनने का बोला है. 10% पर एनम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17. डेप्रिसिएशन गिनने का बोला है. देखो पहली तारीख मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? पहली तारीख का 1 अप्रैल 16. ओपनिंग में कितना था मेरे पास? ओपनिंग बैलेंस ऐसे ओपी लिखा है 7 lakhs. पहली तारीख को मैंने सोल्ड आउट कर दिया 1 अप्रैल 16, सोल्ड 1,75,000. तो अब मेरे पास मशीनरी कितना बचा है? 5,25,000. उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन गिनना है, पूरे साल का गिनूंगा 52,500. पूरे साल का है क्या ना, 1 अप्रैल से. तो दूसरा मशीनरी मैंने परचेज किया 1 जुलाई को, 1 जुलाई 16 परचेज किया है. कितने का? 2,75,000. कब तक परचेज किया? 1 जुलाई को. तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने महीना का गिनेंगे? रेट ऑफ डे 10% है, 10%, 10/100. पर कितने महीने का गिनने का? तो देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक डेप्रिसिएशन गिनना है. 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा, तो 9/12 लिखा. 12 કેમ લખ્યું? વર્ષમાં તો 12 મહિના હોય એટલા માટે 9/12. 20,625 ये इसका डेप्रिसिएशन आया. अब देखो तीसरा मैंने परचेज किया 1 अक्टूबर को, फिर से परचेज किया है. कितने का परचेज किया? 2,70,000 का. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 10/100. पर कितने महीने का गिनने का? तो कि अक्टूबर, जब से परचेज किया बाद का पीरियड बोलने का. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का. 6/12, 13,500, 13,500. अच्छा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? देखो ये टोटल डेप्रिसिएशन
ये टोटल करो, टोटल डेप्रिसिएशन कितना होता है? 86,625। तो ऐसा ऑप्शन दिया अंदर देखो, ये 170 नहीं, 142 नहीं, कितना? 86,625। ये करेक्ट आंसर है। गेट इट? फिर से बोलता हूँ, देखो थोड़ा बड़ा है एग्जाम्पल, तो एमसीक्यू है, एक ही मार्क का है, पर हमें तो एक मार्क भी छोड़ना नहीं है। देखो ऐसा है, आपको डेप्रिसिएशन गिनने का बोला है 31 मार्च 17 को। ये 16 का ओपनिंग बैलेंस है 7 lakhs, उसमें से वही तारीख को ओपनिंग में सोल्ड कर दिया 1,75,000 तक, बाकी बैलेंस बचा 525। उसके ऊपर तो पूरा साल का 10% डेप्रिसिएशन 52,500। फिर मशीनरी एक परचेज किया 1 जुलाई को, यानी इसके ऊपर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 2,75,000। 10% रेट है 10/100, 9 मंथ का गिनना है। तीसरा फर्नीचर परचेज किया 1 अक्टूबर को 2,70,000। 1 अक्टूबर को परचेज किया, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10/100, 6/12 ये टोटल डेप्रिसिएशन आता है 86,625। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिया था आपको, ये टिक करना है। गेट इट? एक तो अंदर ऐसे डालेंगे, एक दो ऐसा होगा जिसमें दिमाग चलाना पड़ेगा बराबर। नेक्स्ट वन, sequence of accounting procedure used to record, classify and summarize the business transaction is known as. Sequence of the accounting procedure used to record, classify and summarize the business transaction is known as. ટ્રાન્ઝેક્શનને આપણે ક્લાસિફાઈ કરીએ છીએ અને એને સિક્વન્સમાં લખીએ છીએ, સિક્વન્સમાં लिखते हैं क्रमમાં, वो कहाँ पे होता है? अकाउंटिंग साइकिल में। पहले क्या आएगी? जर्नल एंट्रीज, बाद में लेजर, बाद में ट्रायल बैलेंस, बाद में फाइनल अकाउंट। ऐसा कहाँ मैंने पढ़ाया था आपको? अकाउंटिंग साइकिल में। तो कौन सा टिक करूँ इसमें से? अकाउंटिंग साइकिल। मिस्टर दीप is both debtors and creditors of 10,000. What will be the effect while preparing final account? दीप ऐसा है, वो डेटर्स में भी लिखा है, क्रेडिटर्स में भी है। 10,000 मेरे को दीप से लेना भी है और 10,000 दीप को देना भी है। तो क्या करेंगे? दोनों ट्रांजेक्शन को फिटूस कर देंगे। 10,000 रुपये को फिटूस यानी दोनों में से डिडक्शन कर देंगे, बात कर देंगे नहीं चुकाने का। तो क्या होगा? 10,000 डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, नहीं 10,000 डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, 10,000 डिडक्टेड फ्रॉम बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। यस, ये सिर्फ ये दोनों में से 10,000 रुपये लेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। 23 नंबर का, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट टोटल ऑफ ईच साइड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना आएगा वो बताओ, यानी छोटा ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, कैपिटल उसका कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। परचेज उसका कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। सैलरीज कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। डेटर्स कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। कैश कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। ड्राइंग कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। फर्नीचर का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। बैंक का कैसा होगा? डेबिट। चलो टोटल करो कैलकुलेटर से। डेबिट का पहले क्रेडिट का टोटल कर दो ने। क्रेडिट 50,000, फिर क्रेडिट ये 20 यानी 70,000, ये क्रेडिट 80,000। क्रेडिट का टोटल 80,000 हुआ, डेबिट का भी देखो 80,000 ही होगा। ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड टोटल इक्वल ही होते। छोटा ट्रायल बैलेंस बना देने का रफ में, डेबिट का भी टोटल करो 80,000 ही होगा। पता चला नहीं? ये ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल था ऐसे, वो मैंने इसके लिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ज़्यादा आपको। ट्रायल बैलेंस में बनने बाजू टोटल सरखो जो मेरे को तो पता है सरखा सेम होगा, तो मैंने क्या किया? खाली क्रेडिट का टोटल पहले कर दिया। क्रेडिट कैपिटल 80,000, सेल्स 20,000 और ये क्रेडिटर्स 10,000, 80,000। अब डेबिट का टोटल करके देखो, 10,000, 5,000, 25,000, 20,000, 12,000 हो जाता है ना 80,000 ऐसा। नेक्स्ट 24 नंबर का एक एमसीक्यू। कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हुए देखो तो सही, आपको बहुत मजा आएगी। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स 40,000 है, मेरे को सेलिंग प्राइस कितना रखना है? 40,000 एंड एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस ऑन इट 1,500 एंड कमीशन टू एजेंट 2100 रुपया।
तो व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू? मेरे हाथ में पैसे कितने आएंगे? व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू? हाथ में पैसा कितना उससे अपनी पास? सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 40,000। अच्छा, इसमें से मेरे को क्या बात करना पड़ेगा? सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 1500 रुपया, वो लेस कर दिया। मेरे को कमीशन देना पड़ेगा 2100 रुपये का, वो लेस कर दिया। तो मेरे हाथ में पैसे कितने आएंगे? ये बात कर दिया, तो पैसा कितना आएगा मेरे पास? हाँ, 36,400। इट इज अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सेलिंग प्राइस 40,000, इतना खर्चा होने की पॉसिबिलिटी है, तो मेरे हाथ में नेट कितना आएगा? एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, ऐसा है। एवरीबडी गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट वन, मिस्टर ए, वन ऑफ द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, हु विड्रॉ 500 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ 66 का रूल्स आएगा। रूल्स कौन सा आएगा? 66 का एंड ऑफ द बोला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये ड्रॉइंग करता है 500 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 12/100 इंटू 66/12, 330 रुपीज़ आता है। 330 टिक करो। कल भी प्रैक्टिस करवाई थी, आज भी ऐसा एक पॉइंट आया था। एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, एक मार्क का एमसीक्यू सब। ये भी कैसा बड़ा दिखता है पर बहुत इजी है। रूल्स क्या है एक्चुअली? તમને યાદ હશે ક્લોઝિંગ સ્ટોકનો એક નિયમ હતો। ક્લોઝિંગ સ્ટોક જે ઓછી કિંમત હોય એ ધ્યાનમાં લેવાની। आखिर के स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में आपको बाजार कीमत दिया है, बुक वैल्यू दिया है, तो विच एवर लेसर इज कंसिडर, जो कम है वो ध्यान में लेते थे। याद है ना क्लोजिंग स्टॉकનો હવાલામાં વાર્ષિક હિસાબ બનાવતા હતા ત્યારે वो फाइनल अकाउंट में आता था। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया है, तो जो कम अमाउंट है वो ध्यान में लेने का। इसमें ऐसा ही है, देखो, श्योर लिमिटेड डील्स इन द 3 प्रोडक्ट ABC विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरेक्चुअल, ऐसा कुछ है नहीं, अंदर मैच नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर 17-18 हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आर एज फॉलो। हिस्टोरिकल कॉस्ट ચોપડે કિંમત 10 લાખ, रियलाइजेबल वैल्यू के लिए 11 lakhs, तो कितना कंसिडर करीશું? विच एवर लेसर, लेसर यानी कितना है? दोनों में लेस कितना है? 10 lakhs इज इक्वल टू 10 lakhs, विच एवर लेसर इज कंसिडर होगा। अच्छा, इसमें देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट है 12 लाख और ये कितना है? 10 lakhs, तो विच एवर लेसर 10 lakhs ध्यान में लेंगे। जो कम कीमत है वो ध्यान में लेने का है। तीसरा देखो, ये 17 लाख है, ये 19 लाख है, विच एवर लेसर 17 lakhs। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे कितना? ये लिखेंगे 37 lakhs। फाइनल अकाउंट में हवालानी બે અસર આપી છે ને, ક્લોઝિંગ સ્ટોક, ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ અને બેલેન્સ શીટ પાકા સર્વેમાં અસેટ સાઇડ પર, तो 37 लाख लिखूंगा। है 37 ऑप्शन? यस। कौन सा रूल्स आया? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर लेसर, जो कम कीमत है वो ध्यान में लेंगे हम। एवरीबडी गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेज क्या है? जर्नल एंड सब्सिडरी। दूसरा स्टेज क्या है? लेजर। तीसरा स्टेज क्या है? ट्रायल बैलेंस। चौथा स्टेज क्या है? फाइनल अकाउंट। हमने को पूछा है तीसरा स्टेज कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। 1 मार्क आ गया, बोलो। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल इन द बिजनेस रिजल्ट इन टू, धंधे में फ्रेश कैपिटल लाते तो क्या होगा? कैपिटल लाए तो શું થાય? તમને ખબર છે ને, कैपिटल लाए तो धंधे में कैश आएगी तो कैश में प्लस होगा, कैपिटल धंधे में आएगी तो कैपिटल में भी प्लस होगा, बराबर है। कैपिटल पर मत से कैश, कैश यानी असेट इंक्रीज होगा, इक्विटी यानी कैपिटल यानी इक्विटी भी बोलते हैं उसको, वो भी इंक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन इक्विटी, ऐसा आएगा। कल आया था ये, बराबर। ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। है आगे, बस ये 28 MCQ थे आज। ये न्यू पेज पे लिखने का, ये याद रखो, न्यू पेज पे लिखने का आपने।
ये जो पूरा है हमें न्यू पेज से लिखना है। पार्ट 2 ये है, गेट इट, पार्ट 2। मैंने बोला था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क इन एमएससी यूनिवर्सिटी टेस्ट, पार्ट 2 ऐसे लिखने का। ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मैंने 28 29 ऐसे करवाए, ये एग्जाम में आएंगे ही। अब तीसरा पार्ट करवाऊंगा ना तो आपका क्वेश्चन पेपर हो ही गया पूरा, मिड सेम आपकी कंप्लीट हो गई। बोलो, पर आज नहीं कराऊंगा, वो फिर कभी कराऊंगा, अभी नहीं। गेट इट। तो इस तरह से आपको ये एमसीक्यू मैंने करवा दिए। ये पूरा रिवीजन भी है और एमसीक्यू। नोट अच्छी तरह से बनाना, मेरा पॉइंट मेन है। यहाँ आते हैं तो मैं हर एक का नोट चेक करता, नहीं किया तो सालम पाक भी थोड़ा देता उसको कि क्यों नोट तैयार नहीं करता है बराबर। गेट इट। होमवर्क नहीं किया तो सालम पाक थोड़ा मिलता ही है थोड़ा। गेट इट। उससे तबीयत अच्छी बनती है, थोड़ा पड़ेगा मार तो आपको आ जाएगा जल्दी। यहाँ आते ना, फिजिकल नहीं है ना, ये ऑनलाइन है, तो आपको एक्टिव रहना है। यहाँ आते तो पूरा जिम्मा मेरा होता है, मैं पकड़ पकड़ के पकड़ के होमवर्क करवाता, छूटने के बाद भी पकड़ के बिठा देता कि चलो होमवर्क करें जा करें। 2-4 बार ऐसे करने के बाद में अपने आप स्ट्रिक हो जाते हैं स्टूडेंट। पर अभी आप घर पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, कितना आपका ख्याल रख सकता हूँ, बोल सकता हूँ सिर्फ। आप भी थोड़ा विजिलेंट बनिए, जागरूक बनो। विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक। आप भी थोड़ा विजिलेंट बनो, थोड़ा पढ़ने में ध्यान दो, थोड़ा अलर्ट रहो, लिखने के टाइम पे थोड़ा अलर्ट रहो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। गेट इट। आवाज़ वाली जगह पे मत बैठो, एक रूम में बैठ के मोबाइल से लिखते होते रूम में बैठ के आराम से अच्छी तरह से लिखो। गेट इट। वीडियो देखते हो तो सोते सोते मत देखो। गेट इट। अच्छी तरह से ठीक से बैठो, जैसे क्लासरूम में बैठते हो ऐसे बैठ के बैठो। पहले एक बार देख लेने का, दूसरी बार लिखने के लिए देखने का, समझ में नहीं आता तो तीसरी बार देखने का, फिर समझ में नहीं आता दोस्तों को फ़ोन करके पूछ लो पहले, फिर भी समझ में नहीं आता मेरे को फ़ोन करो, मैं तो आपके लिए ही हूँ। गेट इट। और जितने फ़ोन करेंगे मेरे को तो इतना ही अच्छा लगता है। जिन लोगों ने फ़ोन किया उनको पूछ लेना, मैं कभी भी ऐसे ऑड आंसर नहीं देता हूँ, ठीक तरह से समझाता हूँ, बराबर है। अच्छा, तो अभी तो 2 दिन आपने वो राशि खाना खाया होगा ने, वो सातम था तो ठंडू, 2 दिन ठंडा खाना खाया होगा। गेट इट। कुछ आइटम ऐसी होती है साल में एक बार बनती है, जैसे कि वड़ा, बराबर, वो गड़िया परोठा बनावे छे, बराबर से। कुछ आइटम दही वड़ा कायम बनाए, पर अभी तो ऐसे बनाते, फ्रूट सलाड। गेट इट। ये छठ के दिन बनाते हैं, सातम के दिन सब ये खाते हैं, त्योहार है। पर कल जन्माष्टमी है, वेडनेसडे, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी वैसे रात को है, मैं दिन में आपको पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ, पर मेरा लेक्चर नहीं आएगा। रीजन पुराने स्टूडेंट को पूछ लेना, व्हाट इज द रीजन। माय नेम इज कृष्णा, वो पता है ना आपको, कृष्णा भी ठक्कर। कृष्ण नाम क्यों रखा होगा वो भी पता चल गया कि नहीं चला। हाँ, तो कल ढेर सारे फ्रेंड्स मिलने आते हैं, बहुत पुराने स्टूडेंट भी आते हैं मिलने के लिए, घर पे भी गेस्ट होते हैं, 2-3 गुरु को मिलने जाना पड़ता है, साधु संत को। तो कल मैं पीरियड नहीं लूँगा आपका, स्टैटिस्टिक और थियरी का होगा लेक्चर। नहीं रखते, चलो छोड़ दो, नहीं रखते। कल वेडनेसडे को आप जन्माष्टमी एंजॉय करो। गेट इट। तो ऐसा है कि आई एम कंप्लीटेड माई 60 एंड एंटर इनटू 61, यानी मेरा बर्थडे है, इसके लिए छुट्टी रहेगी। आप यहाँ होते तो सबको मैं चॉकलेट खिलाता, जब क्लास में आओगे तब मेरे को याद दिलाना, मैं खिलवा दूंगा, ठीक है। अभी तो घर पे अपने आप ले लो एक चॉकलेट, एक छोटी लेना, बड़ी तो मैं यहाँ पे दूंगा। गेट इट। छोटी चॉकलेट मेरे को याद करके खा लो। गेट इट। सो मिलता हूँ फिर, एंजॉय योर सेल्फ। अच्छा, नेक्स्ट पीरियड से क्या होगा? नेक्स्ट पीरियड से मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा, मेरी नोट नंबर 2। ये यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी याद रखो, बाकी है। आप बोलो तो यूनिट 1 में ही आगे जाओ, मेरे को मैसेज करो सब क्या करना है, वो मेरे को व्हाट्सअप कर दो सब ग्रुप में, कौन सा अभी क्या आगे, यूनिट 1 में आगे जाना क्या यूनिट 2 स्टार्ट कर दूं? यूनिट 2 फाइनल अकाउंट है।
यूनिट 1 में आगे थियरी है, सर जब मैंने करवाया ना वो थियरी सब है, तो प्रैक्टिस करना है तो फिर फाइनल अकाउंट शुरू कर दूँ ऐसा। आपको खाली लिखना है यूनिट 1 यूनिट 2 कौन सा चालू करूँ, आप मेरे को मैसेज करो, गेट इट, आप बोलोगे वो चालू कर देंगे हम। फाइनल अकाउंट करना है तो फाइनल चेंज मिलेगा थोड़ा, फाइनल अकाउंट में क्या थोड़ा चेंज मिलेगा, थोड़ा फाइनल अकाउंट करने के बाद वापस फिर यूनिट 1 में ही आ जाएंगे। इसके लिए मैंने बोला 2 नोट सेपरेट रखो। मेरा रीजन पता चला ना 2 नोट क्यों सेपरेट रखने का बोला। अब ये यूनिट 1 पेंडिंग है हमारा, थोड़ा थियरी समझाने का बाकी है। अभी यूनिट 2 ले लेता हूँ, थोड़ा चेंज मिलेगा आपको। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा है 11th-12th में, गेट इट। खाली इंग्लिश थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा डिटेल में होगा, तो मैं धीरे धीरे समझाना शुरू कर दूँ। ऐसा कहते फाइनल अकाउंट लेते हैं, ठीक है। तो अभी घर पे एंजॉय करो, फेस्टिवल है, फेस्टिवल को भी एंजॉय करो। मिलता हूँ डे आफ्टर टुमारो, कल नहीं मिलता हूँ, परसों मिलता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ, विशिंग यू हैप्पी जन्माष्टमी, गेट इट, सी यू, बाय।